गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग हाइपरटेंशन को पढ़ेंगे। हाइपरटेंशन क्या होता है, ये क्यों होता है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है, ये किन किन कारणों की वजह से हो सकता है, ये किस उम्र के व्यक्ति में ज़्यादातर होता है, इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, सारी चीज़ें को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है, इट इज़ ए डिजीज़ ऑफ वास्कुलर रेगुलेशन इन विच एलिवेशन ऑफ आर्टेरियल प्रेशर अबव द नॉर्मल रेंज। जो हमारे आर्टेरियल प्रेशर का नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 120 से 80 mmHg। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो उसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। तो जहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये नॉर्मल रेंज हमारा ये दिया हुआ है 120 से 80 mmHg। एवं हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है, 140 से 90 के ऊपर अगर चला जाए तो ये हाइपरटेंशन का केस होगा। ठीक, अब देखते हैं इसका पीछे साइंस क्या है, क्यों हाइपरटेंशन होता है, हमारे शरीर में क्या ऐसी संरचना है जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ जाता है और हमें अलग तरीके का बीमारी जैसे पैरालिसिस वगैरह हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि दो आर्टरी दिख रहा है यहाँ पे, पहला आर्टरी है, दूसरा आर्टरी है। अब देखना ये है दोनों आर्टरी का इम्पोर्टेंस क्या है। एक तो दूसरा नंबर का जो आर्टरी है, इसका जो वाल है, ये वाल ये थीन है, पतला है, जबकि एक नंबर का जो आर्टरी है इसका वाल ठीक यानी मोटा है। होता क्या है कि बढ़ते उम्र के साथ शरीर का हर चीज़ डेवलप होता है, या फिर मोटे उम्र के लोगों में हाइपरटेंशन का केस ज़्यादा होता है, क्योंकि फैट का जो लेयर है, ये जो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, आर्टरी के अंदर से ये फैट का लेयर ये जमा हो जाता है और ये इस वाल को मोटा कर देता है। जब इस वाल को मोटा कर देगा तो हम, जैसे कि हम सभी को पता है कि ब्लड फ्लो हमारा हार्ट से होता है, तो जैसे ही हार्ट से ब्लड फ्लो होगा तो इस जिस तरह टाइप 2 आर्टरी में दिख रहा है इसका वाल पतला है, तो इसमें ब्लड का फ्लो रेगुलरली धीरे धीरे होगा और ठीक वैसे होगा। जबकि फर्स्ट का जो आर्टरी दिख रहा है इसका वाल ठीक है, इसमें ब्लड फ्लो पूरा फोर्सफुली होगा, जिसके वजह से हमारे शरीर में हाइपरटेंशन का केस आता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे जो शरीर में आर्टरी है वो नॉर्मल आदमी का आर्टरी ये टाइप 2 नंबर वाला आर्टरी है, और जो हाइपरटेंशन का पेशेंट होता है वो 1 नंबर वाला आर्टरी, जैसे यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं, हाइपरटेंसिव और हेल्दी। अब चलते हैं काउज एंड टाइप ऑफ हाइपरटेंशन के विषय में। तो हाइपरटेंशन का काउज क्या है, पहला देखते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। इट इज़ ड्यू टू अननोन केस और विदाउट सिस्टमिक काउज। एग्जाम्पल फैमिली हिस्ट्री, प्रोलोंगेटेड मेंटल टेंशन, आर्टेरियल डिजेनरेशन, हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। सेकेंड हाइपरटेंशन है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इट इज़ ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशन। एग्जांपल ड्यू टू किडनी डिजीज, अगर किडनी डिजीज हो तो उसमें भी हाइपरटेंशन हो सकता है। ड्यू टू एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, अगर एंडोक्राइन का मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं काम कर रहा हो तो उसमें भी हाइपरटेंशन हो सकता है। कॉन्जेनाइटल डेफॉर्मिटी, किसी किसी का जन्मजात भी होता है। उसके बाद इनलार्ज प्रोस्टेट, किसी का प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाना, या एक्सेसिव बॉडी वेट यानी मोटापा होना, एक्सेसिव सोडियम इंटेक, ज़्यादा नमक खाने से या ओबेसिटी से या स्मोकिंग से भी हाइपरटेंशन का केस हेल्दी इंसान को हो सकता है। तीसरा है बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन। बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन से जस्ट, जैसे नॉर्मल रेंज 120 से 80 है, उससे जस्ट अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो उसे बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज इंटरमिटेंट एलिवेशन ऑफ बीपी विथ नॉर्मल रीडिंग। ठीक, अब उसके बाद आता है एक मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होता है, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन थोड़ा सा डेंजरस होता है। होता क्या है कि इट इज़ सिंड्रोम ऑफ
मार्केटली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एबव 140 mmHg। अगर 140 mmHg से प्लस सिस्टोलिक प्रेशर जा रहा है तो वो मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है और ये डेंजरस भी हो सकता है। फिर होता है एक बेनाइन हाइपरटेंशन। बेनाइन हाइपरटेंशन क्या आता है? ऑल्सो नोन एज अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। यूजुअली ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड माइल्ड बी मॉडरेट सेवरिटी में भी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन को ही बेसिकली बेनाइन हाइपरटेंशन कहते हैं। थर्ड जो हाइपरटेंशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंस होता है हर एक मेडिकल स्ट्रीम के लोगों के लिए। ये चाहे वो डॉक्टर्स हो या नर्सेस हो या पैरामेडिकल स्टाफ या कोई भी मेडिकल वर्कर हो, उसके लिए जानना ये थोड़ा ज़रूरी होता है कि वाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है। कहता है कि इट इज़ ड्यू टू एंजाइटी ओनली एट द टाइम ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर बाय डॉक्टर्स नर्स इन हॉस्पिटल और क्लिनिक। कभी कभी किसी पेशेंट को अंदर से पूरा एंजाइटी आते रहता है, तो जिसके वजह से जो हाइपरटेंशन होता है, मतलब अगर मेज़र कर रहे हैं हम बीपी, उसमें पेशेंट पूरा घबराहट में हो तो उसके वजह से भी हाइपरटेंशन का रीडिंग गलत आ सकता है, यानी बीपी बढ़ा हुआ आ सकता है, पर वो ओरिजिनली बढ़ा होता नहीं है, वो एंजाइटी की वजह से बढ़ा होता है। ठीक, अब आते हैं इस हाइपरटेंशन का पैथोफिजियोलॉजी में कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसका। तो देखते हैं, देयर आर 3 कंट्रोल सिस्टम प्ले ए मेजर रोल इन मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर। 3 गो सिस्टम है, मेजर सिस्टम, जो मॉनिटर करता है ब्लड प्रेशर को। फर्स्ट है आर्टेरियल बैरोरिसेप्टर, दूसरा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड तीसरा है द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो फर्स्ट पहले देखते हैं इसमें क्या है। दे आर फाउंड इन कैरोटिड साइनस एंड वॉल ऑफ वेंट्रिकल। बैरोरिसेप्टर हेल्प टू मेंटेन बीपी। हमारा जो कैरोटिड जो है, हमारा कैरोटिड स्पेस में एक थोड़ा सा साइनस होता है और वाल, वेंट्रिकल के वाल के वजह से भी जो हमारा आर्टेरियल फ्लो है वो थोड़ा सा, मतलब वो आर्टेरियल फ्लो को वो मेंटेन करके रखता है, जिससे बीपी नॉर्मल रहती है। उसके बाद दूसरा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसमें क्या है, चेंजेस इन बॉडी फ्लूइड दैट इफेक्ट सिस्टम आर्टेरियल प्रेशर। उसके बाद क्या होता है, एब्नॉर्मलिटीज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ Na आयन एंड वाटर, इंक्रीज Na के H2O इन ब्लड, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, देन हाइपरटेंशन हो जाता है। अगर इन सभी चीज़ों को जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सभी चीज़ों को अगर लेते हैं तो हाइपरटेंशन का केस आ सकता है। इसीलिए हाइपरटेंशन के मरीज को सोडियम पोटेशियम का चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में खाने के लिए बोला जाता है। थर्ड है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है, तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट, उसके बाद एंजियोटेंसिन सेकंड एंड थर्ड। फिर क्या होता है, इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, उसके बाद इनहिबिट सोडियम एक्सक्रेशन और इंक्रीज ब्लड प्रेशर। एंजियोटेंसिन एक बैरोरिसेप्टर होता है हमारे शरीर में, जो कि ये हाइपरटेंशन काउज करने में उसका फैक्टर होता है, हाइपरटेंशन काउज करने का। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन। इसका क्या क्या है। मॉर्निंग ऑसिपिटल हेडेक, ऑसिपिटल रीजन यानी पीछे के रीजन में सुबह सुबह दर्द करेगा। फैटिग होगा, डिजीनेस होगा, ब्लरिंग विजन होगा, देखने में तकलीफ, धुंधला दिखेगा। प्रोटोन्यूरिया होगा, यूरिन में प्रोटीन आएगा। हेमेचूरिया होगा, यूरिन में ब्लड आएगा। कार्डियक अस्थमा हो सकता है। एंजाइनल पेन हो सकता है। एपिस्टैक्सिस यानी नेजल ब्लीडिंग हो सकता है। पल्पिटेशन हो सकता है। टिनिटस हो सकता है, या फिर ब्रेथलेसनेस भी हो सकता है कभी कभी। अब आते हैं डायग्नोसिस एंड एवोल्यूशन में। बाय मेजरिंग बीपी मेज़र करके इसको डायग्नोस कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे से डायग्नोस कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट से डायग्नोस कर सकते हैं, ताकि उसमें प्रोटीन या तो नहीं आ रहा हो या ब्लड नहीं आ रहा हो यूरिन में, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन के वजह से, नहीं उसके फैमिली हिस्ट्री में कभी किसी को हाइपरटेंशन हो तो उस केस में उस पर्सन या उसके माता पिता बच्चे को भी हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, अगर हाइपरटेंशन हो तो उस केस में पल्स में भी इंक्रीज आ सकता है, फिर धड़कन तेज हो सकती है।
अब आते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन में। हाइपरटेंसिव पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। तो पहला है हार्ट डिजीज़। हाइपरटेंशन एक खुद हार्ट डिजीज़ है तो हार्ट डिजीज़ होगा। रीनल फेल्यूर हो सकता है इसकी वजह से। सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है जो मोस्ट कॉमन होता है हाइपरटेंसिव पेशेंट का। उसके बाद एंजाइनल पेक्टोरिस हो सकता है। अब आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में कि हाइपरटेंशन के पेशेंट को मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो पहला है डायूरेटिक ड्रग्स देके। डायूरेटिक ड्रग्स को देते हैं ताकि फ्रीक्वेंटली यूरिन शरीर से बाहर निकले और बीपी हमारा नॉर्मल हो सके। उसमें हम लोग लेसिक्स देते हैं जो फ्लोरामाइड के नाम से आता है, जो कॉमनली यूज करते हैं, और एक थायजाइड भी यूज़ करते हैं। सेकेंड है बेटा ब्लॉकर। बेटा ब्लॉकर क्या है। द प्रिवेंशन स्टिमुलेशन ऑफ बेटा एडेनर्जिक रिसेप्टर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकॉज बेटा एडेनर्जिक रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसोकंस्ट्रिक्शन इन ब्लड वेसल्स। बेटा ब्लॉकर का कुछ मेडिसिन है जो हम लोग नॉर्मली चलाते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट को रेगुलरली खाने देते हैं, ओडी या बीडी। उसमें आता है एटेनोलोल, बिटैक्सोल, टीमोलोल और प्रोप्रेनालोल सब आता है। अब आते हैं वैसोडायलेटर। वैसोडायलेटर क्या है। हमारे आर्टेरियल और वेन का वेसल्स को डायलेट कर देता है ताकि ब्लड का फ्लो हो धीरे से, मतलब थोड़ा धीरे हो सके, जिससे हमारी बीपी कंट्रोल आती है। तो इसमें क्या है, दिस ड्रग्स एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है। डायलेट एंड ओपन वेसल्स बाय रिलैक्सिंग, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, डायलेट कर देता है। मस्कुलर वाल आर डिक्रीज ब्लड प्रेशर, उसका मस्कुलर वाल डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रेट्स। शॉर्ट एक्टिंग में इसको जो हम लोग यूज करते हैं, इसका यूजेज एज पर पेशेंट या एज पर उसका बीपी कितना रह रहा है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं, जिसमें आइसोर्बिट या फिर अदर मेडिसिन को देते हैं वैसोडायलेटर के रूप में। तीसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या है, दे आर यूज टू डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड इन हार्ट एंड इम्प्रूव कोरोनरी ब्लड फ्लो। ये क्या करता है, हार्ट में ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज़ करता है और कोरोनरी ब्लड फ्लो को तेज़ करता है ताकि हार्ट नॉर्मली काम कर सके और बीपी मेंटेन रहे। इसका एग्जांपल वेरापामिल या अदर मेडिसिन है। अब आते हैं एंजियोटेंसिन कवरिंग एंजाइम इनहिबिटर। दे इनहिबिटर एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड एंजियोटेंसिन सेकंड। एग्जांपल सेप्ट्रिल, बेंजाप्रिल, ईटीसी। अब कुछ इसका नर्सिंग मैनेजमेंट है, जैसे नर्स उसको कैसे केयर करते हैं वो जिस प्रकार इसका पॉइंट वाइज दिया हुआ है। बाकी नर्सिंग डायग्नोसिस में आ सकता है एंजाइटी हो सकता है उस पेशेंट को ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव का ज़्यादा रहा तो उसको क्या करना है, प्रोवाइड प्रॉपर नॉलेज अबाउट डिजीज़, उसका डिजीज़ के बारे में प्रॉपरली बताना है, उसको खुद को कैसे मेंटेन करेगा वो बताना है, उसको सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के लिए बताना है। बाद बाकी जो भी प्रिवेंशन होता है हाइपरटेंसिव केसेस में वो सभी चीज़ों को बताना है। नॉलेज डिफेक्ट अबाउट डिजीज़ कंडीशन, नर्सिंग इंटरवेंशन, अल्टरनेशन इन कंफर्ट रिलेटेड टू द डिजीज़, इन सभी चीज़ों को नर्सिंग मैनेजमेंट में देखी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विद SK दास मेडिको हब।